क्या कर लें, आप उसके साथ जो है वनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो आप लगा दें, तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। जब ये बन जाएगा तो उसके अंदर जो है वो आपने एक खास अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालनी है, जिसकी वजह से ओलियम बन जाएगा, H2SO7 बन जाएगा। इस ओलियम के अंदर आपने जितनी कंसंट्रेशन में आपको सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर है उतना पानी डालें और आपको सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मिल जाएगा। फिर हमने उसको जो है वो सारा उसका प्रोसेस पढ़ा, अब्जॉर्प्शन चेंबर में प्योरिफिकेशन यूनिट में जाता है, पहले उसकी बर्निंग होती है, प्योरिफिकेशन यूनिट में भेजते हैं, फिर कॉन्टैक्ट टॉवर में भेजते हैं, फिर अब्जॉर्बिंग यूनिट के अंदर भेजते हैं, और फिर हमारे पास जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऑब्टेन हो जाता है। प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की कि प्रॉपर्टीज में इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, कि वो जो प्योरली जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, अडर उसकी कोई नहीं होती, लेकिन विदाउट एन अडर, लेकिन जब आप उसको किसी और चीज़ में डालते हैं तो तब उसमें से स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल आती है, ठीक है, इट्स स्पेसिफिक, लेकिन जब वो रिएक्ट करते हैं तो तब स्मेल आती है, ठीक है। स्पेसिफिक इसकी जो होती है वो ग्रेविटी होती है, बट ग्रेविटी हमने डिस्कस कर ली थी। ग्रेविटी डिस्कस करने के बाद हमने इसकी जो सर्फेसेस एट 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट उसका 338 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, और उसके बाद उसका टेम्परेचर जो होता है वो अगर मिक्सचर में होती है तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का तब जब उसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे, लेकिन प्योर फॉर्म में ये कभी भी गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कहा था कि ये बड़ा क्रोसिव होता है, आपकी स्किन के साथ अगर कोई स्किन के कांटेक्ट में आ जाएगा, स्किन के ऊपर लग जाए, तो ये वहां से क्या कर देता है, स्किन को बर्न कर देता है, जला देता है प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद आज जो है वो हमने आज रिएक्शंस को डिस्कस करना है कि रिएक्शंस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड क्या क्या है और किस तरह से है, ठीक है। रिएक्शंस के अंदर हमने पढ़ लिया कि भाई इट इज अ स्टेबल ऑर्डिनरी, स्टेबल होता है एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, बट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट डिजॉल्व्स इनटू सल्फर ट्राईऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे, उसने कहा कि अगर आप उसको जो है रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हटाएंगे तो ये जो है वो अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। एज एन स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर अगर आपने इसको देखना है तो हम इसको जो है वो HNO3 के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं, H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं, NaHSO4 के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं, किसी भी अल्कली के साथ आप इसको जो है वो रिएक्ट कराएं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो वो जो है वो अपना जो है वो एसिड बनाएगा और साथ में जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो उस तरह से बन जाएगा। इसी हाइड्रोजन सल्फाइड को आप फर्दर जो है वो इसके अंदर जो है वो रिएक्ट करेंगे तो ये टूट जाएगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर भी एक्ट करता है, कि आपको जो है वो डिहाइड्रेटिंग का वर्ड जहाँ पे भी याद आएगा याद रखिएगा कि उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकालने की एबिलिटी होगी, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट के तौर पर निकालेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसमें एक चीज़ जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही होगी, साथ में दूसरी चीज़ रिड्यूस हो रही होगी। ये ब्रोमीन की एग्जाम्पल है, ब्रोमीन और प्लस सल्फर आ गया और ब्रोमीन सल्फेट बन गया, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल आई और वाटर के मॉलिक्यूल। इसी तरह से ये सॉल्वेंट के तौर पर भी हम इसको एक्ट कराते हैं, ठीक है। एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, तो वो कैसे एक्ट करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जिसके अंदर उसमें क्या होगा कि क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो क्या करेगा, उसमें से ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऐड करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को भी रिमूव करेगा, ठीक है। इट ऑक्सीडाइजेज कार्बन सल्फर एंड कार्बन टू क्या दे देगा, ऑक्सीडाइज करने के बाद उनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। ये कार्बन आपने यूज किया है H2SO4 के अंदर, तो उसने ऑक्सीडाइज होकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। सल्फर को रिएक्ट कराएंगे तो सल्फर क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, साथ में जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल बना देगा। इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर आपने ऑक्सीडाइज कराना है इनटू सल्फर के अंदर, ये ऑक्सीडाइज हो रही है कैसे, कि इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऊपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, नीचे में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हो जाएगा, सल्फर अलहदा हो जाएगा, सल्फेट अलहदा हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह से आप जो सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एज एन ऑक्सीडेंट यूज करेंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज करेंगे, तो तब क्या होगा, ठीक है। ये अगर आप सिर्फ एक ही मेटल ले लेते हैं, कोई भी मेटल ले लें, इसमें कोई वो नहीं है, अगर आप खाली कार्बन की भी एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कार्बन कार्बन को जो है रिएक्ट करवाते हैं 2H2SO4 के साथ, ठीक है, तो प्रॉब्ली मेरी एग्जांपल्स आपकी एग्जांपल से डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने एडिशनल ज़रा थोड़ी सी डालती हूँ ताकि आप लोगों को जो है रिएक्शन जो है वो समझने में आसानी हो जाए, और ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। कार्बन सल्फर
सल्फर को भी अगर आपने अभी रिएक्ट कराया था, that is CSO2 कार्बन को रिएक्ट कराया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर बन गए। सल्फर को कराया तो सल्फर में सल्फर डाइऑक्साइड बन गई और ये बन गई। ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में अभी आप इसकी एग्जांपल पढ़ के आए हैं, उसको भी वहां से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वजह से डिफरेंट रखी थी, जिंक को रखा था। जिंक की कंसनट्रेशन के साथ जिंक सल्फेट बनते जाएंगे, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे और साथ में जो है वो आपको सल्फर डाइऑक्साइड, कहीं पे सल्फर और कहीं पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो आपको लिबरेट होती हुई नजर आएगी। ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहा कि अगर आप इन्हीं को जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएं। ठीक है, ये मेटल्स हैं आपकी सारी की सारी मेटल्स, सारी मेटल्स हैं, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, लेड और सिल्वर। ठीक है, ये अगर आप मेटल्स इस्तेमाल कराएं, ये मेटल्स हैं आपकी, मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएं तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये मेटल का रिएक्शन है। तो मेटल जो है वो क्या बन जाएगा, गोल्ड जो है वो गोल्ड इन गोल्ड सल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर आ जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप हम मरकरी को भी कराते हैं तो मरकरी सल्फेट बन जाएगी, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगी, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। अब उसने क्या किया कि हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मेटालिक को अगर आप रिएक्ट करवाते हैं तो तब आपके पास क्या आता है, तब आपके पास कॉपर सल्फेट ही आएगा, साथ में ये सल्फेट्स आएंगे और ये आएंगे। ठीक हो गया। कोल्ड में वो रिएक्ट नहीं करते, डजंट रिएक्ट, लेकिन जैसे ही आप उसको हॉट आयरन कर देंगे या हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, फ्लोर फॉर्म में यूज करेंगे तो तब वो रिएक्शन देगा। इसी तरह से कार्बोनेट से जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट यूज किया, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बाइड अगर आप यूज करें, एक हमने कार्बोनेट की एग्जांपल दे दिया, एक हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट की एग्जांपल दे दिया, तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने यूज किया, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है, तो कार्बन जो है वो कैल्शियम सल्फेट आ जाएगा और साथ में जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो स्टेब्लिश हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगर फर्दर और भी अगर आपने इनके साथ रिएक्शंस में अगर आपने देखना है तो ये एसिड्स के साथ रिएक्शंस है कि सिर्फ एसिड जो होंगे वो कोई भी आप कार्बोनेट ले रहे हैं या आप एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं, सॉरी अल्कलीज ले रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करना है तो वो क्या बना देंगे, हमेशा सॉल्ट्स बना देंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये सॉल्ट्स बना देंगे। ये NaCl है, प्लस उसके अंदर आपने क्या डाला है, H2SO4 डाला है, तो ये NaHSO4 बना रहा है। इस तरह से अगर आपने उसको टेम्परेचर में चेंज किया है तो तब भी उसमें ये प्रोडक्ट वही बना रही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इसमें जब हाइड्रोजन सल्फेट बना रहा है वहाँ पे क्या बना देगा, सिर्फ सोडियम सल्फेट बना देगा। ठीक हो गया, और साथ में HCl भी दे रहा है। अगर आपने क्या कहा है कि हमने मेटल को और प्लस एसिड को डालना है, तब आपने ऊपर क्या बताई थी बात की, तब साथ में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इसी तरह से आयरन को और सल्फ्यूरिक एसिड को डाला, आयरन को और सल्फ्यूरिक एसिड को डाला तो आयरन सल्फेट बन गया और साथ में वाटर के जो हाइड्रोजन गैस है वो आ जाएगी। ठीक है, ये हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट की आपको एग्जांपल ऑलरेडी पहले भी दे दी है, दोबारा दे रहे हैं। ये GL सुक्रोज है, C11H22O12, और ये 11 जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये क्या बना रहा है, ये दोबारा जो है वो कार्बन जो है वो कंपाउंड दे रहा है, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस वाटर जो है वो दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर भी एक्ट कर रहा है, दोबारा से एग्जांपल दे रही हूँ, सुक्रोज की एग्जांपल, फॉर्मिक एसिड की, ऑक्सैलिक एसिड की, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इनको अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालते हैं तो वो हमेशा पहले पहले अपनी क्या करेंगे, अपनी जो मेटल है उसको अलहदा करेंगे, या वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन बायकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बनाने की जो है वो कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब गैसेस के साथ अगर आपका रिएक्शन हो तो वो गैसेस के साथ इनका रिएक्शन जो होता है वो कैसा आता है, हम कहते हैं जी, नजर नहीं आ रहा। हम कहते हैं जी H2SO4 को अगर हमने रिएक्ट करवाया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा H2S2O7। याद है ये क्या था, ओलियम था ना, ये ओलियम बना देगा। अगर इसी तरह से हम अमोनिया को रिएक्ट कराते हैं, अमोनिया भी गैस है, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना देगा, ये क्या बना देगा, NH4 होल 2SO4, और ये एक फर्टिलाइजर का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको अमोनियम सल्फेट कहते हैं। ठीक है, ये है अमोनियम सल्फेट।
खाद की बोरियों पे बड़ा बड़ा करके लिखा होता है ये अमोनियम सल्फेट है, उसके साथ के रिएक्शन जो है वो इस तरह से होता है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड को आप कहाँ कहाँ यूज़ करती हैं, आप भी मैंने एग्जांपल दिया, आप उसको फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं, पेंट पिगमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटर्जेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्लिनजिंग मेथड वगैरह जो है वो क्लिनजर सरफेस क्लीनर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, मेटल्स को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस जो कार की बैटरीज होती हैं उसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है, H2SO4 ही होता है जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग अदर केमिकल्स जो होते हैं उनको भी बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया, ये थी आप लोगों का टॉपिक। और एक और एक सेकेंड, आप लोगों का जो आज एक और चीज़ करानी थी वो थी जी आप लोगों की एक्सरसाइज, अभी मैं आपको कराती हूँ। 2 मिनट बस। सल्फ्यूरिक एसिड का कोई जो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक्सप्लोसिव्स में भी यूज़ होते हैं बिकॉज ऑफ देयर कंबस्टिबल मटीरियल, जो कंबस्टिबल एबिलिटी है सल्फर की उसकी वजह से, ठीक है। एक्सप्लोसिव मटीरियल में ये जो पटाखे वगैरह आप घर में चलाने के लिए शादियों ब्याहों पे इस्तेमाल करते हैं या शब बारात वगैरह पर जो इस्तेमाल होते हैं वो सारे इसी का वो है, ठीक है। 2 मिनट दीजिएगा, मैं आप जो है ये फाइल, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसमें नेट में। अच्छा जी, हमने क्या कहा कि जी नाइट्रिक एसिड का हमने बता दिया। उसके बाद हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको नीचे जो है वो एग्जांपल आपको दे दी है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल आपको दे दिया है कि आप मैग्नीज को रिएक्ट करवा लेंगे, मैग्नीशियम को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो आपके साथ लिबरेट हो जाएगी। इसी तरह से आप जिंक के साथ भी करा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आप उसके साथ जो है वो सिल्वर को भी करा सकते हैं, आप उसके साथ गोल्ड को भी करा सकते हैं। किसी के साथ भी रिएक्शन सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड का कराएंगे तो साथ में आपके पास हाइड्रोजन गैस जो वो निकल आएगी, ठीक है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है। इट फ्यूम्स स्ट्रांगली इन द एयर एंड इवॉल्व्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस बनती है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, जब इन दोनों को रिएक्ट कराया जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये फ्यूमिंग एसिड है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में उसने पूछा हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड इज सेड is said to be is said as an acid, is act as an acid, as an oxidizing agent, as a dehydrating agent. Describe two reactions in each cases. आपने इस हब के साथ जो है वो दो दो रिएक्शंस जो है वो आपने इसके साथ साथ लिखते चले जाने हैं, ठीक है। एज एन एसिड और ये बेस के साथ ये सारे रिएक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। एसिड वाले के साथ जो है वो आप कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आप इसको रिएक्ट करवा सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप सिंपल जो है वो मेटल कोई सी भी ले लें, उसके साथ आप इसको रिएक्ट करवा लें। और एज एन एसिड अगर आपने लेना है तो एज एन एसिड में भी आप किसी भी जो है वो ऑक्साइड को इसके साथ बाइंड करवा के या कार्बोनेट को आप इसके साथ बाइंड करवा लें तो तब एज एन एसिड जो है इसका रिएक्शन जो है वो आप लिख सकते हैं साथ में। उसके बाद आ जाती हैं जी आपका गिव द एडवांटेजेस ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए तो ये आप सबसे पहले तो जो होता है वनेडियम पेंटॉक्साइड, देयर इज नो चांस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इम्प्योरिटी। वनेडियम पेंटॉक्साइड को जब आप इस्तेमाल करेंगे, सॉलिड कैटलिस्ट होता है तो उसकी वजह से आपको इम्प्योरिटी जो होती है वो नहीं मिलेगी, मतलब आप उस इम्प्योरिटी से बच जाएंगे। सो ये प्रोसेस जो होगा वो प्योर हो जाएगा। दूसरा ये कि आपको इस प्रोसेस से 100% जो है वो H2SO4 प्योर फॉर्म में मिलता है। इसमें कोई जो होता है वो इम्प्योरिटी नहीं आती है या कोई ज़्यादा वाटर का कंसनट्रेशन जो होता है उसके अंदर ज़्यादा नहीं होता। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है, डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल एज, आपने क्या बताना है, फ्रॉम सल्फर बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये आपने इसके अंदर पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो आपने लिखना है। उसी तरह से उसकी डायग्राम्स बनानी है। डायग्राम्स में जो है वो जैसे मैंने आपको फ्लोशीट डायग्राम भी बताई थी
आप वो भी बना सकते हैं। फ्लोशीट डायग्राम के अलावा जो आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है आप वैसे भी बता सकते हैं। ठीक है, वैसे ही बताना है आपने कि जो सल्फर था और हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, इसको आपने जो है वो बर्न किया है। उस बर्न करने की वजह से आपने इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। इस सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया जब आपने वनीडियम पेंटाऑक्साइड डाला। ठीक है, और 400 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपने टेम्परेचर दिया 400 से 500, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड इसके अंदर आपने क्या डाला, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला। वो बन गया जी ओलियम बन गया, H2S2 और O7 बन गया। इसके अंदर आपने फर्दर जो है वो पानी डाला, और पानी डालने की वजह से जो है ये और जो है वो किसी और जो है वो आपके कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, आपने उसका अलग-अलग से बताना है। पहले आपने उसकी बर्निंग करनी है, फिर आपने उसका बताना है कि उसकी प्योरिफिकेशन हुई, प्योरिफिकेशन के फर्दर 5 स्टेप्स हैं। तो इसके बाद आपने उसको कॉन्टैक्ट चेंबर में डालना है, फिर आपने उसको जो है वो एब्जॉर्बिंग टॉवर में डालना है। ठीक है, और साथ में इसके रिएक्शंस भी आपने लिखने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद उसने पूछा है कि वाई इज SO3 डिजॉल्व इन H2SO4 एंड नॉट इन वाटर। वाटर के अंदर वो डिजॉल्व क्यों नहीं होता? वो इस वजह से नहीं होता कि इस प्रोसेस के अंदर जब H2SO4 बनाया जाता है तो SO3 इज डिजॉल्व इन H2SO4 टू फॉर्म ओलियम। ओलियम को बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और H2SO4 इसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, और उससे ओलियम बन जाता है। ठीक है, which is diluted to get pure H2SO4 इसकी वजह से। और SO3 is dissolved in water, the reaction will be highly exothermic reaction होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो सल्फर की एबिलिटी है ये कंबस्टिबल मटेरियल एबिलिटी है, इसकी खुद से ये बर्न हो जाता है। सो वो जब वो बर्न हो जाता है तो वो एक्सप्लोसिव मटेरियल के इस्तेमाल में यूज होता है। और दूसरा ये कि ये जब पानी के कांटेक्ट में आती हैं ऐसे एलिमेंट्स तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। सो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, और इसमें मेटेलिक फॉग बन जाती है। मेटल जो होता है वो फॉग की शक्ल में आ जाता है, यानी कि जो होता है वो सारी जो चीज़ होती है वो धुंधला जाती है। विच इज़ इम्प्योरिटी, वो उसकी वजह से इम्प्योरिटी जनरेट हो सकती है। दैट्स वाई जो होता है वो SO2 को हम पानी में डिजोल्व नहीं करते, बल्कि उससे पहले हम क्या बनाते हैं, ओलियम बनाते हैं, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिजोल्व करते हैं, ओलियम बनाते हैं, और फिर प्योरली जो है वो हम सल्फ्यूरिक एसिड इससे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है? अगला सवाल जो उसने पूछा है, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द मेटल अलोंग विद द केमिकल इक्वेशन। ये ऑलरेडी आपके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं, ये आप वहां से अपने रिएक्शंस जो है उनको उठा लेंगे। अगला जो पार्ट आपसे डिस्कस करना है जी वो है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ NO2 गैस ऑल्सो गिव इट्स रिएक्शंस। ये भी आपकी बुक के अंदर NO2 गैस को उसने प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ है, वहाँ एक एक रिएक्शन मौजूद है। आपने जब भी नाइट्रोजन जो है वो कौन से आपसे पूछा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा है, सो आपने उसके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रिएक्शंस जो है वो देने हैं, और वो कैसे रिएक्ट करती है वो आपने बता देना। उसको प्रिपेयर हमने कैसे किया था, उसको प्रिपेयर करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था, आपने क्या करना है उसमें लेड इस्तेमाल करना है, लेड नाइट्रेट को जब क्या करेंगे, बर्न करेंगे स्मॉल क्वांटिटी में, जब उसको हीट करेंगे तो वो जो लेड ऑक्साइड बना देगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में ऑक्सीजन बनेगा। इसी तरह से आप कॉपर को क्या करेंगे, कॉपर को नाइट्रिक एसिड के ऊपर डालेंगे, ये मेटल का रिएक्शन भी हो जाएगा, और कॉपर नाइट्रेट के साथ अगर एज एन एसिड आपने उसको कराना है तो ये भी रिएक्शन उसमें से आ सकता है। कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, और साथ में आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मिल जाएगी। ये दोनों प्रेपरेशन आपने ये दोनों रिएक्शन लिखने हैं। याद रखिएगा जब भी पेपर में आपको वो एक पूछता है कि आप इसका केमिकल रिएक्शन बताएं कि ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एज एन एसिड काम कर रहा है, इंक्रीज के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कम से कम आपने 2 से 3 रिएक्शन लिखने हैं, तब वो आपका 2 से 3 नंबर का सवाल कंप्लीट होगा। याद रखें 2 से 3 जो है वो आपने उसके अंदर रिएक्शन लिखने हैं तो सवाल कंप्लीट होगा। ठीक हो गया। अगला जो है वो 9 वाला, अब फॉस्फोरस का उसकी जरूरत नहीं है आपको, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सवाल, उसको आप छोड़ भी सकती हैं। अगला सवाल है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिस्क्राइब रिंग टेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रेट आयंस इन द सॉल्यूशन। हाँ जी, आपने सिर्फ उसके अंदर नाइट्रिक एसिड जो है वो सॉरी जो है वो रिंग जो है टेस्ट आपने करवाना है। आपने क्या करना है, आयरन सल्फेट FeSO4 डॉट उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड डालनी है। नाइट्रोजन ऑक्साइड डालने के बाद उसके पास तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन सल्फेट बन जाएगी, और प्लस डॉट NO बन जाएगा। ये जो होगा ये क्या देगा, ये आपको रिंग टेस्ट देगा, ये आपको एक ब्राउन कलर का जो वो रिंग की फॉर्मेशन वो देगा। ठीक है, इसको रिंग टेस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा इसका केमिकल फॉर्मूला भी।
उसके बाद NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रूव द ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट गिविंग द इक्वेशन। आपने कुछ के साथ इक्वेशन देनी है, आपने क्या करना है, कोई भी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जहाँ पे नाइट्रेट काम कर रही है आपने उसकी एग्जांपल दे देनी है। जैसे KI की दिया पोटेशियम आयोडाइड की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा, साथ में आयोडीन गैस जो है वो दे देगा। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट को दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, उसने सल्फर को अलहदा कर दिया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना दी, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी। इस तरह से आयरन सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो ये इस तरह से दे देगा। बात समझ आ रही है आपकी? साथ में नाइट्रेट भी आपके मौजूद है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस आएंगे, आपने इस तरह से एक्सप्लेन कर देना। Write down the chemical equations and name of the product formed as a result of the reaction HNO3 with arsenic and antimony। आपने यही कर जो है वो HNO3 को इस्तेमाल करना है, आर्सेनिक और एंटीमनी के साथ रिएक्शंस दे देनी है। वो जो होंगे वो उनके रिस्पेक्टिव जो है वो सल्फेट्स बना देंगे, ऑक्साइड्स बना देंगे, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसको निकाल देंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स आपके बबल्स के फॉर्म में निकल आएंगे। उसके बाद उसने आपसे पूछा है गिव द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द PCl3। PCl3 जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। PCl3 को जो होते हैं वो इसके अंदर क्लोरीन को और ऐड किया जाता है तो वो PCl5 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और इसी खाली फॉस्फोरस को खाली आप क्लोरीन के अंदर डालेंगे तो तभी आपके पास PCl5 जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने लिखा है P2O5 इज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसको प्रूव करें। इसकी आपने कुछ एग्जांपल्स देने हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर कैसे एक्ट कर रहा है। या तो आप उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, या आप उसके अंदर नाइट्रिक एसिड डाल दें, या आप उसके अंदर जो है वो एक हाइड्रोकार्बन डाल दें या ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दें, तो तब भी जो है वो एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। क्या करेगा, एक जो है वो आपको ऑक्साइड दे देगा और साथ में जो है उनके रिस्पेक्टिव जो है फॉस्फेट या सल्फेट्स या जो भी बन रहे हैं, ये फॉस्फेट को है तो ये फॉस्फेटेज जो है वो साइड पे बनते चले जाएंगे, साथ में वो आपको क्या दे देगा, उसके ऑक्साइड्स दे देगा। नीचे आपसे उसने केमिकल रिएक्शंस पूछे हुए वो आपने देने हैं। फॉस्फोरस को नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड P2O5 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड दे देगा। उसके अलावा जो नीचे है वो है जी NOCl, ये तो NOCl बन जाएगा। यही NOCl वही है जो कि नाइट्रिक एसिड के अंदर फॉर्म करता है, और इसी NOCl ने जो क्या करना है, थोड़ी देर के बाद ब्रेक हो जाना है किसके अंदर, नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगी, और साथ में ये क्या देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगी, साथ में ये क्लोरीन दे देगा। और इसी क्लोरीन को अगर आप कॉपर गोल्ड के अंदर डाल रहे हैं, या आप इसके अंदर डाल रहे हैं गोल्ड के अंदर डाल रहे हैं, या आप सिल्वर के अंदर डाल रहे हैं, या आप किसके अंदर डाल रहे हैं, प्लाटिनियम के अंदर डाल रहे हैं, तो इन तीनों को ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ये वही एक्वारिजिया की जो है वो एग्जांपल है। उसके बाद आपके पास जो होती है वो लास्टली आ जाती है कि इसी तरह से आपके H2S है, फिर H2S है, ठीक है। ये नीचे आपको रिएक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये रिएक्शंस दिए हुए हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और भी बता चुकी हूँ कि ये आपने जो था वो जब नाइट्रिक एसिड को या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसकी प्रिपरेशन के अंदर ये वो वाला रिएक्शन आना चाहिए, HI के साथ रिएक्ट करेगा तो तब ये जो लास्ट वाला जो टॉपिक है वो है डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द 6A। ये आप लोगों ने आपकी सारी प्रॉपर्टीज उसमें डिस्कस कर ली हुई हमने, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच।